नुमायां खसूसियात के हामिल होते हैं। जैसे शहद की मक्खी को ही देख लीजिए, जो दिखने में मामूली सी जिसामत की होती है, मगर इसकी खसूसियात बहुत हैरान कुन है कि हर इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं ये इतनी सी जान किस तरह इतना लजीज शहद बना लेती है, जो लजीज होने के साथ साथ बीमारियों के लिए दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इस नन्ही सी जान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। तर्जुमा कुछ इस तरह है, निज़ आपके परवरदिगार ने शहद की मक्खी की तरफ इल्हाम किया कि वो पहाड़ों और दरख्तों में अपना घर बनाए, फिर हर किस्म के फल से इसका रस चूस कर अपने परवरदिगार की हमवार करदा राहों पर चलते रहे। इस मक्खी के पेट से मुख्तलिफ रंगों का मशरूब निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा, यकीनन इसमें एक निशानी है इन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। इसी तरह सामीन मोहतरम, हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है जो पाक चीज खाती है, पाक चीज फराम करती है और ऐसा करने में ना वो कोई कमी करती है और ना ही खराबी पैदा करती है। एक और हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मक्खियां जहन्नम में होंगी सिवाय शहद की मक्खी के। मौजूद सामीन, इस वक्त शहद की 7 अनवा है और 44 ज़ैली अनवा है। शहद की मक्खी का छत्ता जो बनाती है 6 कोनों वाला मखरूती सूरतों में होता है। ये फन तामीर का ऐसा नमूना है जिसको देख कर इंसानी अकल दंग रह जाती है कि किस तरह एक नन्ही सी जान इतना बेहतरीन शाहकार तैयार कर सकती है, वो भी बगैर किसी पैमाने के। क्योंकि जो दान कहते हैं कि ऐसे 6 कोनों वाले खाने उस वक्त तामीर किए जाते हैं जब कम से कम जगह से ज्यादा फायदा हासिल किया जाए। इसके अलावा साइंस कहती है कि ये 6 कोनों वाली शेप सबसे ज्यादा पायदार और मजबूत होती है। शहद की मक्खी में क्वीन यानी मलका मक्खी साइज में सबसे बड़ी होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है। जब ये पैदा होती है तो इसके बारे में दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है, जो इसको खास जगह ले जाकर इसकी देखभाल करती है जिस तरह किसी मलका की जाती है। मलका मक्खी एक दिन में तकरीबन 3000 अंडे देती है। इसके अलावा मौजूद सामीन, नर मक्खी का डंग नहीं होता, ये कोई काम नहीं करती और ना ही फूलों से रस लाती है। फिर आ जाती हैं वर्कर्स मक्खियाँ जो सिर्फ 1 माह की जिंदगी लेकर आती हैं। इस 1 माह में 1 हफ्ता इनकी ट्रेनिंग होती है। शहद हासिल करने के लिए एक दिन में तकरीबन 20 किलोमीटर सफर करती है और 10,000 फूलों की पोलिनेशन करती है। और ख्याल रहे कि 70% फूलों की पोलिनेशन शहद की मक्खियाँ ही करती है। 1 किलो शहद बनाने के लिए 40 लाख फूलों का रस लेती है। इसके बाद आती हैं स्काउट मक्खियाँ जो नया घर बनाने के लिए जगह का मुआयना करती हैं, आसपास के बागात का मुआयना करती हैं और हर किस्म की मक्खियों का जो काम होता है वो उनके जिम्मेदारी लगाने का काम भी इनकी जिम्मा होता है। मौजूद सामीन, इसके अलावा चौकीदार मक्खियाँ जो कि हर आने जाने वाली का ख्याल करती हैं और खतरे का भी ख्याल उन्हीं की जिम्मेदारी होता है और ये ख्याल करती हैं कि किसी गैर इलाके की मक्खी उनकी तरफ ना आ जाए। फिर आ जाती है नर्सिंग मक्खियाँ। इसका काम नए पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश करना और मलिका की देखभाल करना होता है। शहद की मक्खी मुख्तलिफ इकसाम के खेतों और पौधों में से बेतहाशा मुफीद जवाहर जमा करके इनको शहद में शामिल करती है, इसलिए हर इलाके की शहद का जायका, रंग और बू दूसरे इलाके से मुख्तलिफ हो। शहद की मक्खी को जब कोई नया बाग या फूल मिलता है तो वापसी पर जाकर अपनी साथी कारकुनों को बताने के लिए वो एक खास किस्म का रक्स करती है जिसको बी डांस कहते हैं। शहद की मक्खियों की एक और खासियत ये भी है कि ये दूसरे जानदारों की तरह आपस में लड़ती नहीं है, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती है। शहद की मक्खी 1 मिनट में 11,400 दफा अपने परों को फड़फड़ाती है। शहद मादा मक्खियाँ बनाती है जिसके लिए तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 की फौज मुकर्रर की जाती है। शहद की मक्खी जिस तरह रास्ते से गुजरती है वहाँ के फूलों की खुशबू को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेती है और अपने पेट में शहद जमा करके इस याददाश्त के जरिए ठिकाने पर पहुँच जाती है। जब मक्खियाँ छत्ते के पास वापस पहुँचती हैं तो वहाँ पर शहद की क्वालिटी चेक करने वाली टीम के अरकान मौजूद होते हैं। जो मक्खी अपने साथ कोई मुज़र सेहत चीज लेकर छत्ते के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो इसको वहाँ से ही रोक दिया जाता है। इसके अलावा मौजूद सामीन, जिस तरह सफाई निस्फ़ ईमान है, शहद की मक्खियाँ बहुत ज्यादा सफाई पसंद होती हैं। शहद की मक्खी अपने मुंह से शहद निकालती है इसलिए पाक होता है और रफा हाजत के लिए वो बाहर जाती, गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, अपने घर को बैक्टीरिया से पाक रखती है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि शहद की मक्खी पोलिनेशन भी करती है। ये कुदरत का निजाम है कि ये नर का मादा में डाल देती है। जिस फूल पर बैठती है इस फूल के बीज इनके पाँव के साथ चिपक जाते हैं जो कि उड़ने के वक्त कहीं भी गिर जाते हैं। इस निजाम को पोलिनेशन कहते हैं। फूलों, सब्जियों और दख्तों का वजूद मक्खी की बदौलत ही फैलता है। मौजूद सामीन, वाज़ेह रहे कि कुछ अरसा के दौरान दुनिया भर में शहद की मक्खियों की कॉलोनियाँ बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी वजह फसलों पर छिड़की जाने वाली कीमियाई अद्वियात। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि शहद की मक्खियाँ जो कि फसलों पौधों की पोलिनेशन करती हैं, इनकी कमी या इनका खात्मा खुराक का बहरान भी पैदा कर सकता है। इस तरह मौजूद सामीन, शहद के अंदर हल हो जाने वाली तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। ज्यादा अहम बात यह है कि इसमें विटामिन बी, विटामिन B13, विटामिन 14 और BT मौजूद होते हैं जो किसी और खुराक के अंदर मौजूद मौजूद है शहद।
یعنی اصل، جس کا نام انگریزی میں ہے ہنی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے تو اسے شفا کہا ہے اور کامل شفا کہا ہے اور بہت سے امراض کا علاج کہا ہے. تو اس کے اجزاء ترکیبی دیکھیں ہے کیا. اس میں ہے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ نشاستہ. اس میں ہے پروٹین، یعنی پروٹین آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم کو بناتے ہیں. اس میں تمام سالٹ ہے، سوڈیم ہے، کلورائڈ ہے، کلورین ہے، میگنیشیم ہے، میگنیز ہے، لوہا ہے، آئرن کاپر ہے یعنی تانبا بھی اس کے اندر ہے، امائنو ایسڈز ہے، سلفر ہے، اس کے اندر جو ہے موم ہے. اب دیکھیں آپ کو موم کسے کہتے ہیں؟ ویکس. دنیا میں 1000 قسم کی ویکس ہے. یہ وہ ویکس ہے جو خدا نے بنائی ہے اور آپ کو ملتی ہے. آپ اسے جسم پہ بھی لگا سکتے ہیں. اس کو آپ تلوں کے تیل میں مطلب اس کو گرم کر کے موم کو اس میں تلوں کا تیل ملائیں اور پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ ملیں، پھٹی ہوئی جلد پہ ملیں. 1 ہفتے میں آپ کے پیروں کی ہیلنگ ہو جائے گی. یہ تو آپ کے صرف ویکس سے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. پانی کی مقدار اس میں 25% سے کم ہوتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. مٹھاس اس کی جو ہے پھلوں کی شوگر میں، آرٹیفیشل چینی بھی اگر یہ جوس لیں تو ان کے پیٹ میں ایک کیمیکل انڈسٹری ہے جو اس کو کارآمد شکر میں بدلنے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہیں اور طب میں اس کے کیا رول ہے. دیکھیں ایک تو آپ شہد کو بالائی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، پانی میں حل کر کے، دودھ میں حل کر کے روزانہ لے سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو 1 چمچ صبح 1 شام پانی میں حل کر کے جو ہے 2 وقت پلائیے. بچہ تندرست ہوگا، ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. بڑا آدمی 2 چمچ روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کرے. کم از کم پیٹ کے تمام امراض کے لیے، دل کے امراض کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے، جگر کے مرض کے لیے بہترین ہے. یہ ملیریا میں اس کا پانی پلانا مفید ہے، تیلی بڑھ جانے میں مفید ہے، سیروسس میں مفید ہے جسے کہ استسقاء کہتے ہیں، جس میں کہ پیٹ میں پانی کا خطرہ ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس بی سی اور یرکان جو ہے ہیپاٹائٹس اے میں مفید ہے، ٹائیفائڈ کے فیور میں مفید ہے، بھوک بڑھانے کے لیے مفید ہے، کیڑے مارتا ہے. ساتھ بالکل بغیر پانی ملے ہوئے شہد کے 1 چمچ کو صبح 1 دوپہر 1 شام منہ میں رکھ لیجئے، آہستہ آہستہ نگلیے. منہ کے چھالے اور گلے کی تکلیف کو دور کرتا ہے. اب یہ تو ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ 1 یا 2 چمچ صبح اٹھ کر پانی کے ساتھ شربت بنا کے پیتے تھے اور کئی دفعہ تو شام کو عصر کے بعد گھر آتے ہی کہتے تھے کہ مجھے شہد کا شربت پلاؤ. لیکن کیوں؟ ہم سب کا رب خدائے وحدہ لا شریک، جس نے کہ شہد اور شہد کی مکھی کے اوپر قرآن میں پوری ایک سورت نحل اتارتی ہے. اور سورت نحل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس آفاقی تحفے کے اندر کیا کیا ہے، کیا کیا حکمتیں ہیں، کیوں اسے پسند کیا گیا اور ایک مکھی کے پیٹ سے پخانے کی صورت میں اسے نکالا گیا اور کہا گیا کہ اس میں مکمل شفا ہے. اے لوگوں اسے استعمال کرو، اس میں شفا ہے. پیغمبر علیہ السلام کو کہا گیا، انہوں نے بار بار مختلف امراض میں اس